हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी चैप्टर का। बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड हमने ऑपरेटिंग साइकिल एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट हमने पढ़ लिया था। बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो हर साल हर सैंपल पेपर में, हर बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। हमेशा सीबीएसई इन कॉन्सेप्ट्स में से, इन चीज़ों में से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। बच्चों, वो है मेन हेड्स एंड सब हेड्स का। बच्चों, जल्दी से हम टेबल के थ्रू उन हेड्स एंड सब हेड्स को पढ़ लेते हैं। एंड अगर बच्चों आप मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं एंड 1-to-1 गाइडेंस एंड मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल बैनर इमेज के अंदर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल होगी जिसके अंदर आइटम्स लिख रखे हैं, इस वाली रो के अंदर, ठीक है ना। फिर मेन हेड लिख रखा है एंड फिर सब हेड लिख रखा है। बच्चों, हमने जब बैलेंस शीट को डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देख लिया था कि बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं। पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड दूसरा एसेट्स, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर जो मेन हेड्स हैं वो हमारे आ जाते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। एंड जो एसेट साइड के हमारे मेन हेड्स है वो है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है बच्चों। तो ये तो मेन हेड हो गए, और उसके अंदर जो हमने चीजें देखी थी जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है ना, ट्रेड पेबल्स, रिसीवेबल्स, इनको हम बोलते हैं सब हेड्स, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मेन हेड होगा, कौन सा सब हेड होगा, एंड आपको आइटम दे देगा और आपको ये क्लैरिफाई एंड उनको बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम देख लेते हैं वो सारे सम टोटल, ठीक है ना, जो हमेशा सीबीएसई के द्वारा पूछे जाते हैं या फिर पास्ट 10 ईयर्स के अंदर सीबीएसई के थ्रू पूछे जा चुके हैं, वो हम शीट और चार्ट देखने वाले हैं। बच्चों, अगर इससे कुछ बाहर हुआ तो आप 100% उसको अटेम्प्ट कर पाओगे एंड उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने इतना कर लिया है। तो बच्चों, सबसे पहले कॉल्स एंड एरियर्स शेयर होल्डर फंड में जाएगा। पिछले चैप्टर में है ना, इशू ऑफ शेयर्स में हमने देख लिया है कि वो रिडक्शन शो होता है शेयर कैपिटल में से, ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में से। शेयर फोरफिटेड, ये भी शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। एडिशनल टू सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, कॉल इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड मैच्योर्ड डिबेंचर्स। बच्चों, ये 7 चीजें आपको लग रही होंगी बहुत मुश्किल, लेकिन बच्चों बहुत आसान चीजें हैं। ये 7 चीजें आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगी। एंड करंट लाइबिलिटीज का जो सब हेड होने वाला है वो होगा अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है बच्चों। परसेंटेज डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, मॉर्गेज लोन, तो ये सारी चीजें आपकी कहां जाएगी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी में है एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपकी जाने वाली है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपका शेयर होल्डर फंड में जाएगा एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। बच्चों, जो आपको प्रॉफिट होता है वो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं, लेकिन एज अ रिडक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L देखो शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा, लेकिन रिडक्शन शो हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट्स में जाएंगे। आपके ट्रेड रिसीवेबल इसका सब हेड होने वाला है। क्रेडिटर एंड बिल पेबल, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही आसान क्लासिफिकेशंस हैं, इतना तो आपको बच्चों आना ही आना चाहिए कोई से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, बच्चों टैक्स हमको पर ईयर डिपॉजिट कराना होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, करंट लाइबिलिटी में आएगा लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एम्प्लॉइज अर्नड लीव्स एनकैशेबल, ये करंट लाइबिलिटी से जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपके जाने वाली है। बच्चों,
फिर आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड नहीं है, रीपेबल ऑन डिमांड है तो वो आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। एंड उसका जो सब हेड होने वाला है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होने वाला है। बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम करंट एसेट के साइड ही लिखते थे, लेकिन रिडक्शन हम शो कर देते थे। देखो वही यहाँ पे लिख रखा है, लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स, रॉ मटेरियल। बच्चों जो लूज टूल्स होते हैं ना वो बहुत ही कम वैल्यू के टूल्स होते हैं जो आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने होते हैं, ठीक है। तो उसको हम करंट एसेट्स में डालेंगे एंड हम उसको इन्वेंट्री में डालेंगे, ठीक है बच्चों, ये आप याद रखना। कैपिटल एडवांसेस हमारे नॉन करंट एसेट्स है, जिसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी हम लिखते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, माइनिंग राइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क्स, ये सब कुछ नॉन करंट एसेट्स आपके होने वाले हैं। एंड वो कहां पे आएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के में ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये आ जाएंगे। बच्चों मैं आपको भी हर चीज, हर हेड को नहीं समझा सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमको लिमिटेशंस भी देखनी है, यूजर्स भी देखने हैं कौन होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, तो हम जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैश एंड बैंक बैलेंस आपको पता ही है कहां पे आएगा, लिख रखा है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, यहां पे हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि एम्प्लॉय का बेनिफिट हम सोच रहे हैं या तो रिटायरमेंट होगा या तो फिर उसका कोई है ना और टाइप का ग्रेटुइटी भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमारे यहां पे आएगा। प्रपोज डिविडेंड, बच्चों प्रपोज डिविडेंड को स्टार मार्क कर लो, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में आता है ना। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती है, तो हम इसको वहां पर रिकॉर्ड करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में ये जाएगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड इनकम, यानी कि जो इंश्योरेंस का पैसा आपने पहले से ही दे दिया, ठीक है ना, वो करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में जाएगा, ठीक है बच्चों। लाइव स्टॉक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में वो जाएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में ही वो जाएगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट, यानी कि वो टैक्स जो अराइज हुआ है आपका टाइमिंग्स के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। आपने टैक्स क्या करा है, पहले ही आपने अपना टैक्स का पेमेंट कर दिया है, लेकिन अब आपका टैक्स जो ड्यू होगा वो बाद में ड्यू होगा, ठीक है, तो वो कहां जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में, डिफर्ड टैक्स एसेट्स में जाएगा। वैसा ही लाइबिलिटीज के साइड है, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके बिल्कुल सेम है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएंगे आपको पता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बच्चों बहुत ही इजी है। एडवांस टैक्स, यानी टैक्स आपने एडवांस में ही पे कर दिया है, ठीक है ना। एडवांस टैक्स अलग है एंड डिफर्ड टैक्स एसेट्स अलग है बच्चों, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। वहां पे टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से जो एसेट्स जनरेट हो रहे हैं वो हम वहां पे लिखेंगे। यहाँ पे एडवांस टैक्स है, आपने टैक्स ज्यादा डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है बच्चों। लॉन्ग टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, यानी कि 12 महीने से ज्यादा, तो नॉन करंट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म अक्रूड इनकम, तो वो नॉन करंट एसेट्स में चल जाएगी। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो नॉन करंट एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में चल जाएंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है बच्चों। आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। ये जो मेन हेड, सब हेड, इनके जो फॉर्मेट है, इनके जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, आप पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपको इस टेबल के अंदर से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने इन इस टेबल को ही समझ लिया तो अगर सीबीएसई कोई से भी क्वेश्चन दे दे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। आप मेरी बैलेंस शीट का, जो मैंने बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया, आप वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि हमने उसके अंदर बैलेंस शीट को समझा था, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहां जाएगा, किधर नहीं जाएगा, तो वो आपको याद होना चाहिए बच्चों। आपके बुक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैंने सब कुछ क्यूमुलेट कर कर आपको एक टेबल में दे दिया है। इस टेबल को आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो कॉमेंट कर सकते हो नीचे, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा एंड आप इसको प्रिंट आउट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन क्या होती है एंड कौन कौन लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो चीज पढ़ लेते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन क्या होती है, यानी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें क्या लिमिटेशन आ सकती है, एंड उस जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की
जो इंफॉर्मेशन है उसकी लिमिटेशन, उसका लिमिटेशंस क्या हो सकती है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये पास्ट के बारे में बात करता है, पास्ट के बारे में बात करता है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है लेकिन सिर्फ पास्ट को ही बता सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। सेकंड, अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, कभी कभार जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो सीए होते हैं, उनको एक्चुअल डेटा नहीं पता होता, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एस्टिमेट के कारण या तो वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या तो वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, तो एस्टिमेट्स पर टिका हुआ है, एक्चुअल हमको नहीं पता होता। मुझे बताओ कि मेरे पास मान लो गिटार है, गिटार का डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है लेकिन मैं उसको किस वैल्यू से डेप्रिशिएट करूं ये मुझको नहीं पता है, तो यहां पर मुझको एस्टिमेशन लगाना बहुत जरूरी पड़ जाता है। थर्ड है विंडो ड्रेसिंग। बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को छुपाया जा सकता है, कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को भी छुपाया जा सकता है एंड एक रॉन्ग इमेज लोगों के सामने बताई जा सकती है। कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को अकाउंटेंट एंड सीए स्ट्रेटेजिकली छुपा देते हैं जिससे लोगों की नजर उस पर ना जाए एंड लोग उसको ना देख पाए, उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। फोर्थ बच्चों है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बच्चों जो हमारा ह्यूमन स्टाफ है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो कितना केपेबल है काम को करने के लिए, कितना डायनामिक है एंड कितना टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, वो हम कैसे बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम हमारे इन्वेस्टर्स को समझाएंगे कि देखो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना इफेक्टिव है, इतना अच्छी तरीके से काम कर सकता है, फिगरेटिवली हम उनको नहीं समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम प्राइस लेवल चेंजेस इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जो वैल्यू ऑफ रुपी है वो चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट होता जा रहा है। यहां पे हम कोई भी बेस ईयर नहीं मान के चलते, हम सब कुछ करंट ईयर पर ही काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5 लिमिटेशंस आपको याद होनी चाहिए। कभी कभार आपको क्वेश्चन बोल देगा कि क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देगा केस स्टडी अकाउंट्स के पेपर में कि जिसके अंदर 2 लिमिटेशन लिखी हुई होगी और वो बोलेगा कि 2 तो लिखी हुई है, आपको 3 और आइडेंटिफाई करनी है। तो बच्चों उस केस के अंदर बच्चे गलत करे आते हैं, लेकिन आपको अगर लिमिटेशंस याद हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, हमने बैलेंस शीट, हमने इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बना लिया है। अब उसके बाद जो वो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कौन करेगा, उसका यूजेज क्या है, वो हमको अब देखना है। ठीक है बच्चों, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कौन कौन करता है? सबसे पहले कंपनी के अंदर के लोग एंड सेकंड कंपनी के बाहर के लोग। तो कंपनी के अंदर के लोग कौन है? सबसे पहले तो कंपनी का ओनर ही तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या करने की जरूरत है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कौन देखेगा? सबसे पहले ओनर देखेगा। उसके बाद जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो देखेगा। बच्चों हमको पता होता है कि जो भी कंपनीज होती हैं उनका मैनेजमेंट अलग होता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके चेयरपर्सन है ना, काउंसलर, सब लोग अलग होते हैं एंड जो ओनर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट क्यों देखेगा? क्योंकि पॉलिसीज को बना सके, कुछ भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सके, कौन सी इंडस्ट्री में एंटर करना है, कब हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कब हमको रिटेन अर्निंग करना है, वो डिसीजन कहां से आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से ही आएंगे। ठीक है बच्चों, एंड सेकंड टाइप के यूजर्स हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी लोग, है ना। हमेशा याद रखना कि जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती हैं, देखती हैं, समझती हैं कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, उनमें वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट है काम करने में। तो वो कहाँ से पता लगता है? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है। सेकंड है बच्चों इन्वेस्टर्स, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन को चेकआउट जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड है कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स जो आपसे सामान लेते हैं वो भी कभी कभार इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आपसे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड कंपनी का ये ड्यूटी बनती है कि उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूर सप्लाई करी जाए या डिस्क्लोज करी जाए। बच्चों फोर्थ है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आपकी फाइनेंशियल डेटा चेक करती है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल डेटा है वो सब कुछ चीज
पब्लिक स्पेक्ट्रम में अवेलेबल होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट निगरानी रखने के लिए चेक करती है। फिफ्थ है शेयर होल्डर्स, जो आपके कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी के पार्ट ओनर्स हैं, वो भी आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि कब पैसा निकालना है, कब और पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसलिए सिक्स्थ है आपके क्रेडिटर्स, यानी कि जिनसे आप माल ले रहे हो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे और उसी के बाद वो आपको उधार देंगे बच्चों। विदाउट आपके इंफॉर्मेशन लिए हुए कोई भी अनजान व्यक्ति को उधार नहीं देता है बच्चों। आप याद करो कि कब आपने किसी रैंडम पर्सन को कोई है ना क्रेडिट दे दिया हो, कोई उधार दे दिया हो, आपको याद नहीं होगा। हम बिल्कुल बही खाता लेते हैं, कहाँ पे रहते हो, कितना पैसा चाहिए, कब वापस करोगे, क्यों चाहिए, ठीक है, किसके लिए चाहिए, सब कुछ चीज़ हम पूछते हैं। तो सब कुछ चीज़ का जो जवाब है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इसलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो उसको यूज करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, यानी कि ये अपने डिसीजंस को बनाते हैं। ये क्या होते हैं, एक एजेंसीज फर्म्स होती हैं जो लोगों के कंपनीज को एनालाइज करती है और अपना डिसीजन देती है कि वो कंपनी कितनी अच्छी है, वो कंपनी कितनी गंदी काम कर रही है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, यानी डिसीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। लास्ट बच्चों पब्लिक एंड रिसर्चर्स, यानी कि जो पब्लिक होती है, जो नॉर्मल पब्लिक है, ना ही वो हमारी इन्वेस्टर है, ना ही वो हमारी शेयर होल्डर है, ना क्रेडिटर है, ना कोई रिसर्चर्स है। जो जनरल पब्लिक है वो भी अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन डेवलप करने के लिए ज़रूर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। एंड जो रिसर्चर्स होते हैं जो कमेंट करते हैं हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने मेन हेड, सब हेड के बारे में पढ़ लिया है, लिमिटेशन एंड यूजर्स के बारे में पढ़ लिया है। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी का इस वीडियो के अंदर करा है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, एंड कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करना अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।